हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग देखेंगे फिर से आज बायो का क्यूज जो कि हम पिछले में देखे थे। तो पिछले में हम लोगों ने 70 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था और आज से हम लोग कंटिन्यू चलते हैं। तो फिर देखते हैं लगभग 70 या 80 या 100 के करीब में क्वेश्चन देखते हैं कि कितना हम लोग सही कर पाते हैं। तो आई होप आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ चुके होंगे और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन बोल रहा है कि आवृतबीजी पौधे के बीज होते हैं। तो ये जो होता है ना, सुप्त एम्ब्रियो होता है, यानी आवृतबीजी पौधे के जो बीज होते हैं वो सुप्त एम्ब्रियो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का का दाना होता है। तो मक्का का दाना जो होता है वो आपका वास्तविक फल होता है। और वास्तविक फल जानते हैं किसको बोलते हैं? जो फल जो है ओबड़ी के पकने से बनता है उसको हम लोग वास्तविक फल बोलते हैं। जैसे में आम हो गया, जामुन हो गया, केला हो गया, ये सब ओबड़ी के पकने से बनता है, इसलिए ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं? सत्य फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक सच्चा फल होता है। तो एक सच्चा फल जो होता है निषेचित एवं विकसित अंडाशय से होता है। अभी हम लोग देखें कि सत्य फल किसको बोलते हैं। तो जो ओबड़ी के पकने से बनता है, तो ओबड़ी के पकने से बन रहा है यानी कि निषेचित हुआ होगा एंड विकसित हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, कटहल के मांसल भाग यानी खाने योग्य जो मांसल भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सहपत्र और परिदल पुंज। कटहल का जो खाने योग्य भाग होता है, मांसल भाग हम लोग खाते हैं, तो उसको बोलते हैं सहपत्र और परिदल पुंज। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है। तो कौन सा जेनेटिक पदार्थ होता है? तो आरएनए। आरएनए जो होता है वो हमारा पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होते हैं। तो जंतु वायरस में जो होता है डीएनए या आरएनए दोनों होता है, जबकि पादप में जो है ओनली आरएनए होता है और जंतु में डीएनए या आरएनए दोनों होता है। नेक्स्ट है, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है? तो प्रतिजैविक औषधि जो है हमेशा हमको किस में मिलेगा? तो जीवाणु से मिलता है। नेक्स्ट है, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो वायरस की खोज हमारा इवानोव्स्की ने किया था। फिर बात करते हैं अगर हम जीवाणु की, तो जीवाणु का खोज हमारा हो गया आपके ल्यूवेनहॉक ने किया था। फिर कोशिका का अगर बात करें तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि? तो जीवाणु को हम लोग पादप इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, इसलिए हम लोग इसको क्या मानते हैं? जीवाणु को पादप मानते हैं। यानी जीवाणु में भी क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। जैसे आपका क्या कहते हैं, पादप में कोशिका भित्ति होता है, उसी तरह जीवाणु में भी क्या होता है? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है हमारा, उपापचय दर सर्वाधिक होता है। तो उपापचय दर जो है वो सर्वाधिक जो है आपका चूहा में होता है। नेक्स्ट है, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है। तो जब एडीपी में परिवर्तन हो जाएगा किसका? एटीपी का, तो हमारा क्या हो जाता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। ऐसे भी हम लोग ऊर्जा को किस में मापते हैं? तो आपका एटीपी बनता है, उसी से हम लोग बताते हैं कि कितना एनर्जी बन रहा है। तो यहाँ आप लोग जानते भी हैं कि ऊर्जा का गृह किसको बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारा क्या बनता है? एटीपी। तो एटीपी से जब एडीपी आपका चेंज होगा तो क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? तो ये आपका एटीपी में रखी जाती है। नेक्स्ट है, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है। क्यों? तो शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। कौन? एंजाइम, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में एटीपी का अणु उत्पन्न होते हैं। तो कितने अणु उत्पन्न हो जाएंगे? तो आपके 38 एटीपी अणु उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन की इकाई क्या होती है? तो प्रोटीन की इकाई हो जाएगी आपकी अमीनो एसिड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कोशा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। तो कोशा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान जो है वो आपका राइबोसोम होता है। नेक्स्ट है आपका, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पे जो है, इस तापमान पे एंजाइम जो है अधिक आपका सक्रिय होता है। नेक्स्ट है, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है?
तो सबसे ज्यादा आपका वसा के रूप में ऊर्जा जो है वो संचय रहता है। नेक्स्ट है, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? तो जो भी आदमी भूखा रहता है वो सबसे पहले ग्लाइकोजन का यूज करता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन, जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है तो उष्मा के रूप में आपका ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, तो जब कार्बनिक यौगिकों का आपका विखंडन करते हैं तो ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या होगा? तो अपचय बोलते हैं उसको, वो अपचय होता है। नेक्स्ट है, बच्चों के रिकेट्स या ऑस्टोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आपका विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? तो कोबाल्ट आपका विटामिन B12 में होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण होता है यकृत में। विटामिन सी है तो विटामिन सी क्या हो जाएगा आपका? एस्कॉर्बिक एसिड, यानी विटामिन सी का नाम हो गया अदर नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? तो विटामिन ए सबसे ज्यादा हमको मिलता है गाजर में, और खट्टे पदार्थों में हम लोगों को क्या मिलता है? विटामिन सी। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो ये आपका होता है एमाइलो एस्पिन में। एमाइलो एस्पिन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। नेक्स्ट है, खरगोश में दांत होते हैं तो खरगोश के दांत जो होते हैं ठीकोडोंट होते हैं। वायरस को सजीव कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं, इसलिए वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। निम्नलिखित में क्या एक तेलहन है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है इलायची, लौंग, लहसुन और राई। तो यहाँ पे जिससे तेल मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तेलहन। तो यहाँ से हम लोगों को राई से हम लोग क्या निकालते हैं? तेल निकालते हैं, तो राई आपका तेलहन हो जाएगा। वायरस रोग है तो वायरस से होने वाला रोग आपको बताना है। ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, हैजा। तो आपका कौन सा रोग जो है वो वायरस से होगा? तो इन्फ्लुएंजा जो है वो आपको वायरस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट बात करते हैं कि वायरस होते हैं तो वायरस आपके क्या होते हैं? अकोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनको लिखा था चार्ल्स डार्विन ने। ये 1859 में इस बुक को लिखा गया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। एड्स का कारण क्या होता है? तो एड्स का कारण जो है वो आपका हो जाता है HTL वायरस, यानी HTLV3 इसको बोलते हैं, या HIV वायरस भी इसी को बोलते हैं। कहीं कहीं HIV वायरस नहीं लिख के दिया रहेगा, HTLV3, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये एड्स के कारण, ये इसी के कारण एड्स आपका होता है। नेक्स्ट है, ग्वाइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? तो ये सबको हम लोग जानते हैं कि आयोडीन की कमी के कारण आपका ग्वाइटर होता है। देखते होंगे गलगंड भी उसको बोलते हैं, जिससे गला क्या हो जाता है? फूल जाता है आयोडीन की कमी से। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैक्टीरियोफेज क्या है? तो वायरस जो जीवाणु का भक्षण करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है, पाया भी जाता है तो रियल वाला नहीं, यानी पूरा डेवलप उसमें आपका केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक होगा लेकिन आपका डेवलप नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं कि इसमें वास्तविक केंद्रक जीवाणु में नहीं पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है तो ये विषाणुओं में अनुपस्थित होता है। ये कौन सा? तो उपापचयी एंजाइम जो होता है वो आपका जीवाणु में क्या होगा? सॉरी, विषाणु में क्या होगा? अनुपस्थित होगा, यानी उसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, बैक्टीरियोफेज होता है तो बैक्टीरियोफेज होता है आपका DNA में। थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि बैक्टीरियोफेज क्या है, तो ये जीवाणु जो आपका क्या करता है? विषाणु पर भक्षण करता है। वायरस जो विषाणु पर भक्षण करते हैं उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। और बैक्टीरियोफेज किस में होता है? तो DNA में पाया जाता है। इसका शरीर प्रोटीन्स का बना होता है, यानी DNA, ये जो बैक्टीरियोफेज है उसका शरीर किससे बना होता है? प्रोटीन्स का। नेक्स्ट है, प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन है? तो विषाणु के खोजकर्ता प्रथम बोले या फिर कुछ भी बोले तो आपके 1892 में इवान वॉस्की ने खोज किया था, जो कि सबसे पहली बार ये खोजे थे तंबाकू के पौधे से इसको खोजा गया था। किसको? वायरस को। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? तो पोक्स विषाणु जो होता है वो सबसे बड़ा विषाणु होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो ओपेरिन ने लिखा था जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को। यह लिखा गया था आपका 1936 में। नेक्स्ट है, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? तो सबसे पहले एनारोबिक जो श्वसन है वो विकसित हुआ। नेक्स्ट है हमारा, विषाणु होते हैं। तो विषाणु जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं? आंशिक मृतजीवी, पूर्ण परजीवी, पूर्ण मृतजीवी या आंशिक परजीवी। आपको बताना है विषाणु जो होता है आपका क्या होता है? पूर्ण परजीवी होता है। क्वेश्चन आपका था नेक्स्ट पहले वाले प्रीवियस में भी जस्ट, ये विषाणु क्या होता है आपका? पूर्ण परजीवी होता है। चलिए, तो ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं सब आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि ग्रुप डी में आपका साइंस सेक्शन से जो होता है आपका 25 क्वेश्चन आता है और उसमें भी आपका बायोलॉजी लगभग 8 से 9 क्वेश्चन होता है। इसलिए हम लोग ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो के कर रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से लगाइए ताकि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स जो है वो अचीव कर सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी कौन होता है? तो ये गोरिल्ला जो है वो मानव का बिल्कुल निकट संबंधी है। नेक्स्ट है हम लोगों का, चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं। तो ये क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चमगादड़, टिड्डा और ये आपका क्या है? कबूतर। ये तीनों के जो पंख हैं वो आपके क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो समरूप समझते हैं? समरूप जो होता है वैसा अंग जो क्या होता है हमारे पूर्वज में थे लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग बोलते हैं। यानी जैसे अपेंडिक्स हम लोगों में पाया जाता है लेकिन आज भी उसका कोई काम अभी नहीं है, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? अवशेषी अंग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। जो मृत जीवों पे उगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स। नेक्स्ट है हम लोगों का, सरीसृपों का युग क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग बोलते हैं मीसोजोइक महाकल्प। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं तो इसको बोलते हैं मोनोसेक्राइड। जब कार्बोहाइड्रेट जब पचता है तो उसमें अंतिम जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसेक्राइड। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? तो सबसे ज्यादा शरीर की वृद्धि के लिए और निर्माण के लिए जो है वो प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट होता है। किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? तो अमीनो अम्ल के फॉर्म में प्रोटीन्स जो है वो बनते हैं हमारे बॉडी में। नेक्स्ट है, शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो शरीर में जो यूरिया है वो हमारा लीवर यानी यकृत में इसका संश्लेषण होता है। कीट का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो कीट जो है वो यूरिक एसिड के रूप में अपना उत्सर्जन करता है, यानी उसका उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड। फिर है अभी, सभी कीट होते हैं। तो सभी कीट जो होते हैं वो होते हैं यूरियोटेलिक, यानी यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक। नेक्स्ट है, रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? तो यूरिएस को हम लोग सबसे पहले तैयार किए थे एंजाइम के रूप में, क्या हो जाएगा? यूरिएस। नेक्स्ट है, उत्सर्जन की इकाई होती है। तो उत्सर्जन का इकाई आपका क्या हो जाएगा? तो नेफ्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जन की इकाई। नेक्स्ट देखिए, ब्रिक यानी किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं यूरेमिया। जब हमारा किडनी खराब हो जाए और उसमें रक्त में यूरिया की मात्रा जब बढ़ने लगता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? यूरेमिया। नेक्स्ट है, पक्षी होते हैं। तो पक्षी जो होते हैं वो होते हैं आपका यूरियोटेलिक। नेक्स्ट है, मनुष्य की वृक्क में पथरी बनती है। तो मनुष्य की वृक्क में जो है वो पथरी बनता है आपका पेल्विस ऑक्सलेट के कारण, जैसे लवणों के क्रिस्टल के कारण, यानी कि ये आपका पेल्विक ऑक्सलेट जो होता है वो लवण के फॉर्म में होता है, इसके कारण पथरी बन जाता है। ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाइएगा तो उसमें आरबीसी की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण हम लोगों में आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। किस
प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है। तो हाइड्रा में जो है वो रक्त नहीं पाया जाता है, लेकिन वो श्वसन का कार्य करते हैं। श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। तो श्वसन क्रिया का नियंत्रण कैसे होता है? तो स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा श्वसन क्रिया का नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट है, सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। तो ये होता है मेंडुला से, यानी सांस जो लेते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपका मतलब ये जैसे सांस हम लोग लेते हैं तो कोई कहता नहीं ना है कि सांस लीजिए लीजिए, तो ये अपने आप जो मेंटेन करता है, ये कौन काम करता है? तो ये काम करता है हमारा मेंडुला। नेक्स्ट है, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। तो एक सामान्य मनुष्य यानी जो बिल्कुल आपका हेल्दी पर्सन है वो आपका 14 से 18 बार लेता है 1 मिनट में सांस। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो श्वसन की क्रिया जो है वो आपका नियंत्रित होता है मेंडुला से। नेक्स्ट है, हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है तो नम त्वचा द्वारा। हाइबरनेशन के टाइम कैसे मेढक आपका श्वसन करता है? तो नम त्वचा द्वारा। नेक्स्ट है, मनुष्य के निर्वासित वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो ये होता है आपका 16%। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? तो ये आपका Na+ यानी सोडियम आयन जो है इसकी जो है आपका सांद्रता नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट है, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है। तो ये आइरिस के द्वारा किया जाता है इसका नियंत्रण। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? तो हाइपोथैलेमस, जो कि ताप को, भूख को, प्यास को, प्यार को, घृणा को, पसीना को, ये सब को नियंत्रित कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है हम लोगों का, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके पास, 8 क्वेश्चन है। सबसे लंबी कोशा किसको बोलते हैं? तो तंत्रिका कोशा को हम लोग सबसे लंबी कोशा बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक मनुष्य स्मृति को खो बैठा, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? तो प्रमस्तिष्क। जब कोई आदमी अपना याददाश्त खो बैठता है तो वो उसका कौन सा भाग जो है खराब हो गया या प्रभावित हो गया, तो उसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। और सबसे लंबी कोशा कौन सी होती है? तंत्रिका कोशा। यानी कोशा कहने का मतलब सेल, कोशिका कहते हैं, यानी सबसे लंबी कोशिका कौन हो जाएगा आपका? तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक किस में होगी? तो मस्तिष्क में। नेक्स्ट है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तो हाइड्रा में जो है आपका तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है। इसी तरह उसमें हाइड्रा में आपका ब्लड जो है नहीं होता है लेकिन वो श्वसन की क्रिया करता है। नेक्स्ट है, अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है? तो प्रमस्तिष्क जो है वो अधिक विकसित होता है। नेक्स्ट है, मतलब अधिक विकसित करने का मतलब कि पूरे मस्तिष्क में देखिएगा तो प्रमस्तिष्क जो है वो सबसे ज्यादा विकसित होता है, यानी उसका अधिक विकास हुआ होता है। नेक्स्ट है, लैंगरहैंस की उपद्वीप पाए जाते हैं। तो ये हम लोगों का अग्न्याशय में यानी पैनक्रियाज में पाया जाता है लैंगरहैंस की द्वीप। नेक्स्ट है हम लोगों का, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। सबसे बड़ी ग्रंथि किसको कहते हैं? तो ये हम लोग बोलते हैं यकृत को, यानी लीवर जो है हम लोगों का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपके VBI हैं, और ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब आपका बायो से है। और बायोलॉजी के बाद फिर हम लोग बायोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, तीनों को कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम से पहले। तो हम रेगुलर आपको क्यूज करवाएंगे, और रेगुलर नहीं करवा पा रहे हैं उसके लिए सॉरी, और अब से कोशिश करेंगे कि आपका डेली क्यूज आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और उससे पहले आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब बिल्कुल आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया है। अगर आप 6 से 10 तक के भी स्टूडेंट है ना तो आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये सब आपका 6 से 10 तक का ही सिलेबस होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।